नमस्ते दोस्तों, आशा आप लोग सब स्वस्थ होंगे, बिंदास होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जानेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड अर्थात सामान्य नागरिक संहिता के बारे में जानेंगे। इसको शुरू करने से पहले, टॉपिक के अंदर जाने से पहले हम सबसे पहले ये जानते हैं कि ये जानना जरूरी क्यों है, किसके लिए जानना जरूरी है और इसे अभी क्यों जानना जरूरी है। तो ये हर सिविल सर्विसेज एग्जाम के जो एस्पिरेंट्स हैं, एज ए स्टूडेंट, एज एकेडमिक पर्पस, एज एग्जामिनेशन पर्पस, उनके लिए तो बेहद ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बाकी जो अदर बैकग्राउंड के भी स्टूडेंट हैं, साइंस बैकग्राउंड के या लॉ के, उनके लिए भी ये सब जान सकते हैं। और उनके अलावा जो समाज के, एक सभ्य समाज में ऐसा होना चाहिए कि सामान्य जानकारियां उनको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें जो परिपक्व लोग हैं वो भी इस टॉपिक के बारे में जान सकते हैं, उनके लिए भी जानना जरूरी है। फिर बात है कि हम इसे अभी क्यों जाने, अभी क्यों जाने इसे, क्योंकि अभी जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं हमारे सामने, वो ये इस टॉपिक को हमारा करेंट टॉपिक बना देता है। कैसे कि जैसे जानते हैं हम लोग कि 2014 में एनडीए की केंद्र में सरकार बनी। उसमें से जो बीजेपी पार्टी है उनका मुख्य मुद्दा रहा है, तीन मुख्य मुद्दा रहा है। एक जम्मू कश्मीर की को जो स्पेशल स्टेटस 370 आर्टिकल 370 के थ्रू मिला है उसको समाप्त करना। दूसरा राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण करना। और तीसरा ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश में लागू करना। इनमें से दो मुद्दे आपको पता है, दोनों मुद्दे का निपटारा हो चुका है। सबसे पहले आप 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस जो 370 के थ्रू मिला था उसे समाप्त करके उसके स्पेशल स्टेटस को समाप्त किया गया। और 31 अक्टूबर 2019 से ही एक लद्दाख यूनियन टेरिटरीज बनी और जम्मू कश्मीर भी यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर, मतलब यूनियन टेरिटरीज विद विधानसभा बन गई 31 अक्टूबर 2019 से, ठीक है। तो ये 2019 में फिर से सरकार बनी, उसके बाद हुआ। उसके बाद अभी भी देखें हम लोग 5 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद, बेसिकली राम जन्मभूमि एक लैंड डिस्प्यूट का मामला था, अगर उस तरह से देखें उसको तो उसके फैसले आने के बाद 5 अगस्त 2020 को राम जन्मभूमि पूजन भी हो गया। तो दो मुद्दे तो निपटा लिया है सरकार। क्या हुआ, गलत हुआ, सही हुआ, कैसे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था, ये सब बहस की बात है, उसमें नहीं जाना हम लोग को। बस इतना तो कम से कम सरकार कह सकती है कि वो अपना वादा पूरा की है। अब तीसरा मामला बचता है, तीसरा जो मुद्दा है बीजेपी गवर्नमेंट का, वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड बचता है, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे भी शुरुआती दौर से ही लगातार कुछ न कुछ मामले आते आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती रही है, हाई कोर्ट में भी सुनवाई हुई है, अलग अलग हाई कोर्ट में। जैसे अभी भी दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाला गया है, पिटीशन को 4-5 पिटीशन को क्लब करके उस पर सुनवाई होनी थी। अभी कोरोना में कुछ डिस्टर्ब हुआ था, मई में ऐसा हुआ था, कोरोना में डिस्टर्बेंस चल रही है, पर ठीक है, इस पे बातें होंगी। अभी सरकार ने ट्रिपल तलाक बिल भी लाया था, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे अब बातें होंगी। और जैसा इस सरकार का थोड़ा स्टाइल है काम करने का, तो हम देख रहे हैं 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर, 5 अगस्त 2020 को राम जन्मभूमि, तो लग रहा है बेसिक रीजनिंग से 5 अगस्त 2021 को यूनिफॉर्म सिविल कोड का कुछ हो मसला सॉल्व। वैसे ही तो बस ऐसे ही मजाक के लिए। अब हम लोग इस सेक्शन में हम लोग इसकी मीनिंग के बारे में जानेंगे। बेसिकली मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड तो बेहद पेचीदा मामला है, मतलब पढ़ाई के पर्पज से भी एक लंबा टॉपिक है और ऐसे भी ये एक पेचीदा मामला है, क्योंकि इससे हर घर हर परिवार जुड़ा हुआ है इस मामले से, ठीक है। तो और इसको कई बार थोड़ा सा धर्म से भी जोड़ दिया जाता है, इसलिए भी सबसे पहले तो देखते हैं इसको हम लोगों ने अपने पढ़ने के पर्पज से 5 पार्ट में बांट रखा है। मीनिंग पहले समझेंगे, हिस्ट्री समझेंगे, हिंदू कोड विल समझेंगे, फिर माइनॉरिटीज के बारे में, स्पेशली क्रिश्चियन, पार्सियल, ज्यूज के क्या क्या लॉ है हमारे संविधान में उसको देखेंगे, फिर एट लास्ट मुस्लिम पर्सनल लॉ देखेंगे, है ना। इस सेक्शन में, इस सेगमेंट में हम लोग मीनिंग, यूनिफॉर्म सिविल कोड के मीनिंग पे जाने से पहले हम लोग संविधान का पार्ट 4 के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 जिसमें कि आर्टिकल 36 से 51 आता है, जिसको हम एक साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, हिंदी में राजनीति के निर्देशक तत्व कहते हैं। वह इंडियन स्टेट्स के सभी रिप्रेजेंटेटिव्स
सभी प्रतिनिधियों अर्थात लेजिस्लेटिव, एक्जीक्यूटिव, जुडिशियरी सबको इस बात का याद दिलाता है, ध्यान दिलाता है कि हालांकि इसमें दिए गए प्रावधान, इसमें दिए गए प्रोविजंस में अदालतें व्यक्तियों को छूट नहीं देगी। मतलब कि कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता है कि इसमें तो ये प्रावधान दिए हुए हैं, ये हमारा अधिकार है, नहीं, अदालतें उसमें छूट व्यक्तियों को नहीं देगी। आर्टिकल 37 में साफ साफ लिखा हुआ है, द प्रोविजंस इन दिस पार्ट शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट बट दीज प्रिंसिपल्स आर ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। मतलब सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि इसमें दिए गए जो प्रोविजंस हैं, जो प्रावधान है, उसे लागू किया जाए, है ना। ये तो बेसिक बात है कि डीपीएसपी को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्यों इस सेगमेंट पार्ट 4 को क्यों बनाया गया, तो उसका बेसिक सा मतलब ये है, इसलिए बनाया गया कि हमारा कंट्री जब आजाद हुआ, विषम परिस्थितियों से जब हमारा कंट्री आजाद हुआ तो उस समय हमें राजनीतिक आजादी तो मिल गई, लेकिन कई स्टेट पे कई रिफॉर्म्स करने थे हमें, ठीक है, जो एक समय उसी वक्त नहीं किया जा सकता था, है ना। तो वैसे चीजों को इसमें डाल दिया गया कि इसे आगे हम लोग इन द लॉन्ग टर्म हम लोग इसे लागू कर पाए। सारा काम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थोड़ी कर देती है, आगे के जनरेशन के लीडर्स क्या करते हैं ना। जैसे इसमें एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आर्टिकल 44 में बता दिया गया, आर्टिकल 40 में पंचायती राज के बारे में बताया गया है, पंचायती राज के बारे में आर्टिकल 40 के अंदर दिया गया है। ऐसी चीजें जो सोशल जस्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक सोशल सोसाइटी में इकोनॉमिक जस्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे चीजों को इसमें दिया गया है ना। तो अब आते हैं हम लोग इसी डीपीएसपी में आर्टिकल 44, ये साफ साफ कहता है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजंस अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रूआउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब सरकार की, राज्य की यह कोशिश होनी चाहिए कि वह भारत के सभी नागरिक के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता का निर्माण करे और पूरे भारत देश में उसे लागू करे। अब हम लोग पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का मीनिंग समझते हैं, मतलब समझते हैं। वैसे भी हमारे समाज में इसकी समझ बहुत बढ़िया नहीं है, जनरल पर्सपेक्टिव में इसकी समझ बहुत बढ़िया नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि डिबेट का स्तर बहुत नीचे हो जाता है। हालांकि एक सभ्य समाज में ये होना चाहिए कि डिबेट का स्तर बढ़िया बना रहे, इसलिए पहले चीज को समझ लें, चीजों को पहले जान लें, ठीक है। इसकी समझ ना होने के कारण कई बार ये मुद्दा भावनात्मक धार्मिक मुद्दा भी बन जाता है कई बार, है ना। तो इसलिए इसका अर्थ पहले समझते हैं। एक तो हिंदी में बस ऐसे सिंपल देखें तो लिटरल मीनिंग इसका यूनिफॉर्म, समान, यूनिफॉर्म का मतलब समान होता है। सिविल के लिए हम लोग दीवानी शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब नागरिक है इस कॉन्टेक्स्ट में, और कोड के लिए संहिता शब्द हुआ, ठीक है। अब ये करके पहले कोड समझ लेंगे, फिर सिविल समझ लेंगे, फिर यूनिफॉर्म समझ लेंगे, तीनों को एक साथ कंपाइल कर देंगे, क्लब कर देंगे, तो इस पूरे का मतलब हम लोग को समझ में आ जाएगा, मतलब समझ में आ जाएगा। फिर उसके अंदर की सारी बातें धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हुए करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोड को समझते हैं। कोड हिंदी में हम लोग इसे क्या कहते हैं, संहिता। बेसिकली इसका कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, कई सेंस में इसका यूज होता है, कहीं कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन मेंशन नहीं है, ठीक है। पर यहाँ पे इसका दो सेंस से हम लोग यूज कर सकते हैं, वो देखेंगे अभी हम लोग। इसलिए कोड की जरूरत तब पड़ती है जब कई सारे नियम, कई सारे कानून को एक साथ देखने की जरूरत होती है। जैसे इंडियन पिनल कोड, आईपीसी, फुल फॉर्म से पता चला है इंडियन पिनल कोड है, उसमें कई सारे कानून है, कई सारे नियम, उसको एक साथ कर दिया गया है, एक साथ देखने के लिए कर दिया गया। हाँ, किसको किसको हम लोग कौन कौन से क्राइम को किस आर्टिकल के तहत डील करेंगे, उसमें मेंशन है, ठीक है। तो वो एक क्या हो गया, कोड हो गया। सिमिलरली कोड में क्या दिया जाता है, मतलब समझ सकते हैं हम लोग कि कोड में ऐसे चीज दिया जाता है जहां व्यापक विभिन्न प्रकार के कानूनों को एक साथ किया गया हो, ठीक है, उसे कोड कहते हैं। इसे एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हैं कि अपने छात्र जीवन में मान लीजिए हॉस्टल में रह रहे हैं, हॉस्टल में एक रूम है, वहाँ पीजी में 2-4 बच्चे रह रहे हैं, ठीक। 2-4 बच्चे ने और खुद से खाना बनाते हैं, और उन्होंने अपना अपना एक नियम बना चुका है। पहले खुद अकेले रहते थे, खुद से खाना बनाते थे, खुद से सफाई करते थे, खुद से बर्तन धुलते थे, सब्जियां खुद लेके आते थे, दूध खुद लेके आते थे, तो वो अकेले थे।
कम संख्या थी। फिर 2 हुआ तो आधा आधा बांट लिए काम को। लेकिन जब संख्या बढ़ती गई, जटिलता आते गई। जैसे मान लीजिए 4 हो गए, तो सोमवार को वो खाना बनाए हैं, रोटी बनाए हैं, तो मंगलवार को वो कोई दूसरा लड़ाई करेगा कि नहीं मैं सब्जी बनाऊंगा, मैं भी रोटी बनाऊंगा, ऐसे मतलब जटिल होती जाती है चीज। ठीक है, उसको डील करने के लिए वो चारों बच्चे क्या किए, अपना अपना लिख लिए, सब मेंशन कर लिए। उसी को कहते हैं वो अपना नियम कानून की तरह से कोड बना लिए, कोडिफिकेशन कर लिए। सिमिलरली जब हम लोग आदि मानव से इस स्टेज तक, मानव इतना डेवलप्ड स्टेज तक पहुंचा है, तो पहले बहुत कम संख्या थी, पहले ट्राइब्स के रूप में, एक एक कबीले के रूप में रहते थे। ठीक है, फिर धीरे धीरे हम लोग आज एक स्टेट, एक राज्य, एक देश का रूप लिए हैं, है ना। तो इसलिए क्या हो कि हमारा जो सिविल नियम भी है, कई सारे नियम जो है उसको कोडिफिकेशन की जरूरत पड़ी, संहिताबद्ध करने की जरूरत पड़ी, है ना। सेंस हम लोग कह सकते हैं कि लंबे समय से चले आ रहे अलिखित, मौखिक, परंपरागत नियम कानून, व्यवहारिक नियम कानून जो लंबे समय से चले आ रहे थे, उसको एक साथ करना, एक साथ लिखित रूप में कर लेना, उसे हम लोग कोडिफिकेशन कहते हैं, संहिताकरण कहते हैं। अभी तक कोडिफिकेशन नहीं हुआ। जैसे हमारे कंट्री में सांसदों को क्या क्या विशेषाधिकार मिलना चाहिए, इसका अभी तक कोई कोडिफिकेशन नहीं हुआ है। जब हम और हमारी डेमोक्रेसी और मैच्योर होगी तो ये भी चीजें भी धीरे धीरे बढ़ेगी। सांसदों का क्या क्या विशेषाधिकार मिलना चाहिए, उसका कोडिफिकेशन होगा, है ना। कोई भी डेमोक्रेसी मैच्योर कब होती है, जब उसके वहाँ के जो जनता है, वहाँ का नागरिक है, वो सब कुछ समझने लगते हैं, जानने लगते हैं, पूरी डेमोक्रेसी मैच्योर होती है ना। उस समय ऐसा आएगा, कई सारी चीजें धीरे धीरे हमको समझ में आएगी कि इसका कोडिफिकेशन अभी नहीं हुआ है, उसकी कोडिफिकेशन की जाएगी। इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है सिविल सर्विसेज एग्जाम में कि सांसदों का अभी तक कोडिफिकेशन नहीं हुआ। इस बात पे हम लोग अब सिविल का मतलब समझते हैं। सिविल का यहाँ तो मतलब नागरिक है। इसको समझने से पहले हम ऐसे समझे कि कोई भी मामला होता है, कोई भी केसेस होते हैं, वो 2 तरीके से मेनली डील होते हैं। जो सिविल मामले में आता है, क्रिमिनल मामला। आप लोगों ने भी सुना होगा सिविल कोड, क्रिमिनल कोड। ठीक है, सिविल कोड सिविल मामले को देखता है, क्रिमिनल कोड क्रिमिनल मामले को देखता है। सबसे पहले समझे कैसे मामले को सिविल मामला कहते हैं, कैसे मामले को क्रिमिनल मामला कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई है, एक एक्स है और एक वाई है। यहाँ पे एक्स वाई कोई व्यक्ति हो सकता है, कुछ व्यक्तियों का समूह हो सकता है, कोई संस्था हो सकता है, कोई सरकारी संस्था भी हो सकता है ना, एक्स और वाई। यहाँ पे क्या होता है, ये मामला एक्स और वाई के बीच का होता है। यहाँ पे ये 2 पार्टी बनते हैं, है ना। जैसे कि इसमें आप समझ सकते हैं कि कोई लैंड डिस्प्यूट है, लैंड डिस्प्यूट, वहां पे 2 पार्टी होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी का जमीन को किसी ने हड़प लिया, तो वहां पे क्या होगा, एक व्यक्ति बोलेगा कि जमीन जो जिसका जमीन हड़पा गया है वो पार्टी होगा, और एक जिसने हड़पा है वो पार्टी होगा। उन दोनों के बीच का मामला होगा। ऐसा हमें सिविल मामले होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक बार केरला वर्सेस यूनियन का केस हुआ था, तो वो मामला क्या था, सिविल मामला था। वहां पे केरला भी एक सरकारी संस्था है, यूनियन भी एक सरकारी संस्था है। जैसे अभी अयोध्या का जो लैंड डिस्प्यूट था, वो भी क्या है, सिविल मामला है ना। वहां पे अलग अलग पार्टियां थी, तो वो भी एक सिविल मामला है। ठीक है, ये तो सिविल का मतलब समझ में आ गया। हमें क्रिमिनल का मतलब समझते हैं। क्रिमिनल में क्या हुआ, मान लीजिए हिंदी मतलब इसका हो गया फौजदारी या आपराधिक मामला। जैसे मान लीजिए एक्स ने वाई पे किसी प्रकार का हिंसा किया, एक्स ने वाई पे हिंसा किया। मान लीजिए चाकू से एक्स ने वाई पे अटैक किया। ठीक है, फिर भी जैसे सिविल में क्या होता था, ये मामला एक्स और वाई के बीच का होता था। यहाँ पे डिमांड क्या होती थी, डैमेजेस और कंपनसेशन का डिमांड होता था। यहाँ पे क्या होगा, ये मामला एक्स और वाई के बीच का ना हो करके ये मामला स्टेट का हो जाएगा। यहाँ पे वाई के बदले स्टेट लड़ेगी। क्यों? क्योंकि पहले क्या था उसका छोड़िए, अभी जो हमारा नियम है ऐसे इसलिए स्टेट किसी प्रकार के आपराधिक मामले को, हिंसक मामले को वो पूरे समाज के लिए बुरा मानती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि अभी कोर्ट इस वाई को कह दे कि तुझे चाकू एक्स ने भोंका, तू भी वाई को चाकू भोंक दे, काम खत्म। ऐसा नहीं हो सकता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल पहले, अब हमारे ये बात ध्यान दीजिएगा
कि हमारे कंट्री में भी क्रिमिनल मामला किसी भी पर्सनल लॉ से नहीं चलता है। जैसे मुस्लिम समुदाय में मुस्लिम पर्सनल लॉ उसके सिविल मामले को गवर्न करती है, लेकिन क्रिमिनल मामले में इंडियन हमारा अपना मतलब जो सब पे यूनिफॉर्मली ही लागू होता है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल कहीं कहीं के शरीयत, कहीं जहाँ शरीयत लॉ चलता है वहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ भी हमारे यहाँ मुस्लिम में सुन्नी है, सुन्नी में एक हनफी संप्रदाय होता है, उसके यहाँ का नियम है, ये कहावत है ना, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, वैसा सिस्टम। जैसे एक्स ने वाई को चाकू भोंका तो वाई भी एक्स को स्टैब कर दे, हो गया काम खत्म। ऐसा नहीं हो सकता है अब हमारे कंट्री में, ठीक। जैसे अभी भी एक केस आया था ईरान में क्या केस आया था कि वहां पे एक महिला पे एसिड अटैक हुआ था। फिर जब केस हुआ वहां पे उस महिला को अधिकार है कि वो चाहे तो दोषी को वो भी एसिड डाल के उसको जैसा मतलब बदला ले सके, वहां पे उसको भी, ठीक है। तो ये कोर्ट ने इसकी इजाजत भी दी सबके सामने। अब उसने बोला था 20 बूंद एसिड उसके आंख में डाला जाए, उसने कोर्ट ने अलाउ दिया, ढक्कन से आंख में 20 बूंद एसिड डालने ही वाला था, उसने रोक दिया। वो बोली अब इसे माफ किया जाए, है ना। लेकिन हमारे कंट्री में ऐसा नहीं हो सकता। हमारे कंट्री में जैसे अभी फॉर एग्जांपल निर्भया का मामला हुआ था, तो निर्भया केस में चारों दोषियों को फांसी की सजा मिली। दोषियों के वकील ने निर्भया की मदद से रिक्वेस्ट की थी कि इसे माफ किया जाए। हालांकि वो माफ अगर कर भी देती फिर भी उसके सजा पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉ पे फर्क नहीं पड़ता, है ना। मतलब फांसी की सजा को माफ करने का अधिकार बस राष्ट्रपति को है हमारे देश में, है ना। भले इमोशनल कोई फैक्टर काम कर जाता है वो अलग बात है, लेकिन बाय लॉ बाय नियम वो ऐसा नहीं, उसके पास निर्भया की मदर के पास ये अधिकार नहीं है कि वो उसे माफ कर सकती थी, है ना। क्रिमिनल मामले के अंदर ही किसी ने पुल उड़ा दिया, किसी ने ब्रिज उड़ा दिया, किसी ने रेलवे लाइन उड़ा दिया और किसी की हत्या नहीं हुई, फिर भी वो क्रिमिनल मामला होगा। और वहाँ कौन सी पार्टी होगा? स्टेट पार्टी होगा। तो पुल उड़ाना, ब्रिज उड़ाना, भले किसी की हत्या नहीं हुई फिर भी वो स्टेट के अगेंस्ट वो क्राइम है ना। जैसे कोई विदाउट हेलमेट चल रहा है तो भले किसी का अभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन ये पहले से मान के चला जा रहा है वो बिना हेलमेट का चल रहा है, अगर कहीं एक्सीडेंट हुआ किसी की मौत हो सकती है, तो इसलिए वो क्या है, आपराधिक मामला है, क्रिमिनल मामला है ना। अब इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। बेसिकली सिविल हो या क्रिमिनल, दोनों में दो कैटेगरी बांटा गया, एक सब्सटेंशिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ। यहाँ पे भी सब्सटेंशिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ। इधर पहले समझते हैं क्रिमिनल में। सब्सटेंशिव मतलब तात्विक नियम। जैसे फॉर एग्जांपल आईपीसी है हमारा, इंडियन पिनल कोड है। अभी तक हमारा आईपीसी किसका है? 1816 अमेंडमेंट वगैरह होते रहे, 1816 की धारा आईपीसी में हम लोग भी चल रहा है, ठीक है। तो ये सब्सटेंशिव लॉ है, मतलब इसमें से बताया गया कि हाँ ये क्राइम है, ये क्राइम है, ये क्राइम है, ये क्राइम है, ठीक है। तो ये सब्सटेंशिव। उसी तरह प्रोसीजरल लॉ है। प्रोसीजरल लॉ का मतलब क्या हुआ? प्रक्रियागत मतलब इसकी जो भी केसेस हैं उसको डील करने की क्या क्या प्रक्रिया होंगी। जैसे सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड, पहली बार 1861 में आया था, अभी जो चल रहा है वो 1973-74 वाला चल रहा है ना। तो उसमें क्या होगा, कैसे डील करें, कैसे सजा देना है, कैसे एविडेंस करना है, वो सब सीआरपीसी के अंदर आएगा। किसकी क्या सजा होगी, ये सब सीआरपीसी के अंदर आता है ना। जैसे इंडियन एविडेंस है, 1872 का इंडियन एविडेंस चल रहा है, मतलब सबूत कैसे जुटाया जाएगा, ये सब के बारे में उसका क्या प्रोसेस होगा, वो इंडियन एविडेंस एक्ट में मेंशन है 1872। फॉर एग्जांपल एक है द ओथ एक्ट 1969, मतलब 1969 में ओथ एक्ट आया। इसमें मतलब ये बताया था, जैसे हम लोग देखते हैं ना मूवी में, गीता पे हाथ रख के, कुरान पे हाथ रख के शपथ लेते हैं, वो सब फिल्मी ढकोसला है, बस ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ओथ एक्ट में कम से कम 1969 के बाद तो वैसा नहीं होता है ना। उसमें ये वाले कह सकते हैं कि आदमी ये शपथ लेता है, मैं पूरे निष्ठा पूर्वक से शपथ लेता हूँ, यहाँ पे कोई ये सब किसी तरीके का धार्मिक पुस्तक का इस्तेमाल नहीं होता है। ओथ एक्ट में जैसे मंत्री वगैरह है तो उनका जो शपथ समारोह होता है, मंत्री पद लेते वक्त जो शपथ समारोह होता है उनका, उन सब का प्रोसेस जो है इसमें मेंशन रहता है, ठीक है। तो बेसिकली सब्सटेंशिव मतलब सिर्फ मेंशन होगा कि ये क्राइम है आईपीसी के अंतर्गत, वो सब्सटेंशिव लॉ हो गया। प्रोसीजर में उसका प्रोसेस मेंशन होगा, ठीक है। अब उससे हमारा जो टॉपिक है वो सिविल मामले पे बेस्ड है। सिविल पे पहले आते हैं। सिविल में भी प्रोसीजरल होगा, सब्सटेंशिव होगा। सिविल में जो प्रोसीजरल होता है वो क्या है? सिविल प्रोसीजरल कोड, सब कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर या सिविल प्रोसीजरल कोड कहते हैं। 1859 में बना था, अभी जो चल रहा है वो 1908 वाला चल रहा है, ठीक है। इन सबसे इससे भी मतलब नहीं है हम लोग। सिविल के सब्सटेंशिव लॉ में कई सारे मामले, जैसे प्रॉपर्टी का मामला, प्रॉपर्टी मतलब
खरीदते हैं ना, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, खरीद बिक्री का जो सब इसमें आता है, ठीक है। फैमिली का मामला, फैमिली देखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट का मामला, टोट्स का मामला। कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो हम लोग किसी चीज को लीज पे लेते हैं, ये एम्प्लॉयमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि आप 6 साल के लिए मेरे अंडर आप काम करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, बॉन्ड साइन होता है। ये सब किसमें आता है? सिविल का सब्सटेंशियल लॉ में आता है। जैसे टोट्स, टोट्स से पूरा क्लियर नहीं होता वो किस कैटेगरी का है, सिविल है या क्रिमिनल। जैसे फॉर एग्जांपल मानहानि का मामला जो होता है, डेफेमेशन का मामला तो टोट्स के अंदर आता है। नेग्लिजेंस का मामला टोट्स के अंदर आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि कोई 2 साल का बच्चा है, वो खेल रहा है, रोड के किनारे उसका घर है, वो खेल रहा और रोड पे बाइक से कोई जा रहा है, खेलते खेलते 2 साल का बच्चा क्या किया, बॉल नीचे फेंक दिया, बॉल बाइक वाले को लगी, बाइक वाला गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, उसकी मौत हो गई, ठीक है। अब हालांकि उस बच्चे का ये नियत नहीं था कि उसे मार दे, या उसके जो बच्चा पे तो ऐसे भी केस नहीं होना है, 7 साल के नीचे बच्चा पे कोई केस नहीं होता, और जो उसके पेरेंट्स से मान लीजिए केस होगा, ठीक है। तो पेरेंट्स पे कौन सा मामला चलेगा? उस पे हत्या का आरोप तो नहीं, हत्या हो गई लेकिन उनका कोई इंटेंशन हत्या का तो था नहीं, हत्या का आरोप तो लगा नहीं सकते। वो नेग्लिजेंस का मामला चलता है कि अगर आपको पता था कि 2 साल का बच्चा है, ऐसी गलती हो सकती है, तो आप ध्यान क्यों नहीं दिए उस पे, है ना। तो ये सब नेग्लिजेंस का मामला टोट्स के अंदर आता है। अब मेन जो हम लोग का इतनी जद्दोजहद है यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर, वो प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट टोट्स पे ज्यादा नहीं है, फैमिली है। बेसिकली इसका नाम होना चाहिए यूनिफॉर्म फैमिली कोड, लेकिन सिविल के अंदर आता है तो सिविल कोड ही बोलते हैं, ठीक है। वो सारी जद्दोजहद फैमिली को लेके है। अब फैमिली सब्सटेंशियल में फैमिली आता है, फैमिली के अंदर कई सारे मामले आते हैं, जैसे एकदम बिल्कुल घरेलू मामले, जैसे शादी का मामला, मैरिज, शादी हुआ, बात नहीं बनी, सेपरेशन होना, सेपरेशन और डाइवोर्स बनता है। सेपरेशन मतलब आप लोग हस्बैंड वाइफ तो है, पति पत्नी है, लेकिन दोनों अलग अलग रह रहे हैं, ठीक है, तो सेपरेशन का मामला हो गया। डाइवोर्स का मामला, अलग अलग रहने के बाद ही बात नहीं बनी तो अब डाइवोर्स हो गया, पति पत्नी का स्टेटस खत्म हो गया, है ना, डाइवोर्स का मामला। एलिमोनी का मामला, एलिमोनी मतलब मेंटेनेंस, डाइवोर्स हो गया तो मेंटेनेंस कौन देगा, ठीक है, वो सब जो मामला डील होता है वो एलिमोनी के अंदर। अब बच्चे भी तो होंगे, वार्ड का गार्जियनशिप कौन लेगा, तो वो भी इसके अंदर आएगा। अब एक होता है एडॉप्शन का मामला, इसमें बहुत सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई थी, इस पे आया था, वो भी देखेंगे हम लोग आगे सब। एडॉप्शन सक्सेशन इनहेरिटेंस मतलब जो संपत्ति होती है, पैतृक संपत्ति, माता की संपत्ति, पिता की संपत्ति, वो कैसे उसका सक्सेशन होगा, इनहेरिटेंस होगा, उसकी बातें करेंगे हम लोग। इंटेस्टेड सक्सेशन का मामला क्या होगा? इंटेस्टेड सक्सेशन मतलब होता है कि जैसे हम लोग सुनते हैं ना, मान लीजिए अब किस मौत तो ऐसी चीज है जो कह के आती नहीं है, आपने संपत्ति लिखा नहीं, ट्रांसफर नहीं किया, फिर और ट्रांसफर करने से पहले ही मौत हो गई, तो वो संपत्ति कैसे उसका सक्सेशन होगा, उसमें इंटेस्टेड सक्सेशन के अंदर हम लोग देखते हैं। तो ये सब मामला जो है हम लोग का एक फैमिली मामला है। अब पहले से लंबे समय से क्या होता है, सारे फैमिली मामला पहले ऐसे भी कानून धर्म के अंतर्गत चलता था, ठीक है ना, तो वो सब सारे धर्म के अपने अपने अलग अलग नियम होते थे, ठीक है। लेकिन समय के साथ जब समाज में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी तो धीरे धीरे ऐसा क्या हो गया, इन कानूनों का नेचर स्टार्टिंग से भी या बाद में बिल्कुल बढ़िया से उभर के भी आया, वो अनइक्वल था, ठीक है, कहीं किसी को ज्यादा अधिकार, किसी को कम अधिकार, ठीक है ना। जैसे हिंदू में भी था, हिंदू में मान लीजिए सती प्रथा था, तो वो धार्मिक मामला था, लेकिन उस सती प्रथा को खत्म किया गया, आगे सब देखेंगे हम लोग। और मुस्लिम पर्सनल लॉ है, वहां पे भी ऐसे बहुत सारे ऐसे कानून है, जैसे आपका निकाह हलाला का कानून, बहुत ही खराब व्यवस्था है निकाह हलाला, उसका मामला है, वो कैसे खत्म हो, वो अभी तक वो चल रहा है, मतलब तो उसका क्या है, वो कैसे, वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ, तो हम लोगों ने कोड का मतलब समझ लिया, सिविल का मतलब समझ लिया, अब यूनिफॉर्म का मतलब समझते हैं। यूनिफॉर्म पे ही सारा जद्दोजहद है। एक्चुअली बात होती है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की, और लोगों को डराया जाता है होमोजेनस का डेफिनेशन देके, ठीक है, लोग घबरा जाते हैं, होमोजेनस समझिए। पहले समझते हैं यूनिफॉर्म होमोजेनस का मतलब, साइंस के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझते हैं। पहले एक होता है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड सिंपली क्या बोलता है, इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम इफ डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल, if any body covers equal distance in equal interval of time is called uniform speed। और यहाँ पे कहीं ये नहीं कहा जाता है कि आप सेम रास्ते से अगर चले हो तभी यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे, नहीं, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस चलना यूनिफॉर्म स्पीड कहलाता है। एक होमोजेनस टर्म होता है, होमोजेनस मिक्सचर से हम लोग समझते हैं। होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, वैसा मिक्सचर जिसका कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स कंटेंट क्या हो, सेम हो। होमोजेनस मिक्सचर बनाते हैं, जैसे पानी में हम लोग चीनी घोल दिए,
तो फिर घुलने के बाद थ्रू आउट मिक्सचर उसका कंपोजिशन क्या होता है, सेम होता है, तो उसको होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। मतलब कि आप उस मिक्सचर से कहीं भी ले तो एक ही जैसा आपको सब्सटेंस मिलेगा। तो यहाँ पे जो सिविल कोड बनाने की जो जद्दोजहद है उसमें हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना है, हमें होमोजेनस नहीं बनाना है, ठीक है ना, इस बात पे ध्यान देंगे। अब बात आगे बढ़ने से पहले आप समझिए, जैसे मान लीजिए अमेरिकी स्कूल संस्था है, अमेरिका वगैरह में क्या होता है, वहां पे कोई ड्रेस कोड वैसा कुछ फिक्स रिजिड ड्रेस कोड नहीं होता है ना, मतलब बेसिक सा है कि 2-3 कलर के निकर पहन लीजिए, शर्ट पहन लीजिए, इस टाइप का एक वेरिएशन होता है अमेरिकन स्कूल्स में। वैसे आजादी है जापान के, हाँ ऐसा नहीं कि कुछ भी पहन के आ जाना है कि जूट का लोगो में कौत उल्टा बढ़े, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि ऐसा जूता बचपन वाला पहन लीजिए जो पीपा पीपा आवाज करे, है ना, वैसा नहीं पहनते हैं। अब सिमिलरली देख लीजिए, जैसे इंडियन हम लोग के स्कूल के सिस्टम में, हिंदुस्तान के स्कूल सिस्टम में क्या है, यहाँ पे बराबरी को ज्यादा दिया जाता है, भाव दिया जाता है। मतलब हमारे स्कूल में क्या होता है, सब एक तरह के कपड़े पहन के आते हैं, सफेद ब्लू पैंट सफेद शर्ट मान लीजिए, ऐसा सब एक जैसे पहन के आए, ठीक है ना। तो इसका क्या इंटेंशन है, इसका इंटेंशन है क्यों झूठ का किसी को लगे कि हम गरीब है भाई, वो रोज बदल के कपड़े पहन के आ रहा है, इससे सब एक टी शर्ट कर दिया, भले वो उसके पास 5 व्हाइट शर्ट हो, क्या फर्क पड़ता है उससे, 5 व्हाइट तो ही है, रोज एक ही चलेगा। तो ये हमारे में यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट आया हमारे स्कूल सिस्टम में, यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके अपने अपने फायदे हैं, एक तो ये हमारे इंडियन स्कूल में क्या हुआ, बराबरी का भाव है, भेदभाव खत्म है, अमीरी गरीबी का वो थोड़ा भाव जो रहता है ड्रेस वगैरह के कारण वो चीजें नहीं होती है। और कहीं मान लो एक सारे बच्चे स्कूल के एक साथ जा रहे थे, एकता का भाव आता है। और आप मान लीजिए कि कोई बच्चा कहीं गुम हो गया तो ड्रेस से हम लोग पहचान लेते हैं कि हाँ वो इस स्कूल का उस स्कूल का, है ना। तो यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या हुआ कि बेसिक डिफरेंसेस का सम्मान करते हुए हम लोग एक समानता लाने की कोशिश करते हैं, उसको यूनिफॉर्मिटी कहते हैं। इसे हम लोग स्कूल में ये नहीं कहते हैं कि सब भाई किसी कोई बड़ा है, किसी का कद लंबा है, किसी का छोटा है, ठीक है, किसी का कॉम्प्लेक्शन कुछ है, तो ऐसा नहीं कहते कि जो कॉम्प्लेक्शन में डार्क है वो सब व्हाइट पोत के आना है पाउडर, या जो कॉम्प्लेक्शन में व्हाइट है उसको कहते हैं कि सब डार्क बन के आए, या सबके लिए साइज ऑफ ड्रेस फिक्स नहीं कर देते हैं कि पता चला किसी का पैंट जो बिल्कुल नीचे छोटा है तो पैंट उसका बिल्कुल नीचे जा रहा है, ऐसा नहीं करते हम लोग, पैर किसी का काट नहीं देते हैं हाइट सेव करने के लिए, है ना। तो यूनिफॉर्मिटी का मतलब यही हुआ कि जो उसके बेसिक डिफरेंसेस है, जो इनहेरेंट डिफरेंसेस है, उसका सम्मान करते हुए हमें एक समानता लाने की, बराबरी लाने की कोशिश करनी है ना, जिससे कहीं भेदभाव मिटाने की कोशिश करनी है ना, सबको एक जैसा नहीं बनाना है, सबके बीच का भेदभाव को खत्म करना है ना। ये यूनिफॉर्मिटी का मतलब हो गया। अब हमारा पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है कि अलग अलग कानून चले थे। जैसे एट प्रेजेंट क्या है हमारे पास ऐसा है कि हिंदू है, हिंदू का पहले भी अलग था, पहले तो सबका अपना अपना धर्म के अकॉर्डिंग कानून था। हिंदू है, हिंदू का पहले अलग भी था, कुछ अभी क्या है, हिंदू में सिख बुद्धिज्म मानने वाले, जैन धर्म, सिख बुद्धिज्म, और जो हिंदू मतलब धर्म समाजी वगैरह, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने के प्रोसेस में यूनिफॉर्म बनाने का हमारे पास 3-4 ऑप्शन है। जैसे अलग अलग कानून चलने थे, अभी क्या है, अभी मुस्लिम का अलग कानून है, क्रिश्चियंस का अलग कानून है, पारसीज का अलग कानून है, ज्यूज का अलग कानून है। हिंदू का पहले क्या था, पहले अलग था, अभी भी अलग है, इन सबसे अलग है, लेकिन इसी में सिख धर्म आ गए, जैन भी आ गया, बुद्धिज्म को मानने वाले भी आ गए, ठीक है। तो इनमें क्या है, कुछ चीजें कॉमन भी है और कुछ चीजें अलग भी हैं। तो इन्हीं सबको एक जैसा बनाने का कवायद क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद कवायद है। तो एक तो ऑप्शन है कि अलग अलग कानून चलने दें। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास कि इसको अलग अलग रहने दें, लेकिन इसके अंदर जो भेदभाव है उसे खत्म कर दें। जैसे हिंदू महिला और मुस्लिम महिला का कंपैरिजन कीजिए, हिंदू कोड के अकॉर्डिंग हिंदू समुदाय में क्या है, हिंदू समाज में क्या है कि पोलीगैमी बैन हो चुकी है, लेकिन मुस्लिम समुदाय अभी तक मुस्लिम पर्सनल लॉ को फॉलो करने के अकॉर्डिंग फॉलो करती है, जिस कारण क्या है कि उसको वहां पे पोलीगैमी अलाउड है। हालांकि पोलीगैमी बहुत फ्रिक्वेंटली लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो अलाउड है। तो ऐसा तो इसमें क्या हुआ कि हिंदू महिला और मुस्लिम महिला में दोनों में समानताएं नहीं है,
और एक सभ्य समाज के लिए, एक लोकतांत्रिक देश के में ऐसा होना बिल्कुल गलत है। इन दोनों को एक समान अधिकार मिले, इसके लिए क्या जरूरी है कि मुस्लिम पर्सनल लॉज में जो पॉलीगैमी अलाउड है उसे बैन किया जाए, तो उसके अंदर का जो भेदभाव वाला फैक्टर है उसे खत्म किया जाए और उसे प्रोग्रेसिव बनाया जाए, प्रोग्रेसिव कानून बनाया। थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड बना दे, लेकिन कुछ एक्सेप्शन रहने दे। जैसे एग्जांपल समझना, मान लीजिए कि ऐसा कानून बना दे कि कोई भी व्यक्ति भारत का अपने रिश्तेदारों के बीच में शादियां नहीं कर सकता है, ठीक है। अब जैसे तो इससे क्या होगा, इससे हमारे हिंदुस्तान समाज में, हमारे इंडिया में कई ऐसे कम्युनिटीज हैं, जैसे महाराष्ट्र में, इवन साउथ में भी मामा परिवार में शादियां करने का रिवाज है। मुस्लिम कम्युनिटी में वहां तो बस अपने भाई बहन में शादी करने का रिवाज नहीं है, बाकी सब में शादियां अलाउड है, ठीक है। और जब तक हमें कुछ ऐसा मेडिकल एविडेंस नहीं मिलता कि अपने रिलेशन में शादी करने से नुकसान होता है, मेडिकल ऐसा कुछ हमें एविडेंस नहीं मिलता, तो इसे बैन करना थोड़ा मतलब डिफिकल्ट है। बैन इसे क्यों हम इसे बदले, हो सकता है हम इसे मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, एक चीज। दूसरा चीज क्या है कि अब जैसे एज अ कस्टम हमारे इंडिया में ही एज अ कस्टम नॉर्थ इंडिया हरियाणा समझ लीजिए, यूपी, बिहार, इवन राजस्थान में भी गोत्र का बहुत महत्व है। यहाँ पे सेम गोत्र में शादियां नहीं करते हैं, जबकि महाराष्ट्र में, साउथ में हिंदू परिवार सेम गोत्र में शादियां नहीं करते नॉर्थ में, जबकि महाराष्ट्र में, साउथ में हिंदू परिवार में भी गोत्र का उतना महत्व नहीं है। दूसरे रिलीजन है जैसे मुस्लिम में, क्रिश्चियन में, ज्यूज में, पारसी में, वहां पे गोत्र का इतना महत्व नहीं है ना। तो ये डिफरेंसेस को रखते हुए, कुछ एक्सेप्शन को रखते हुए हम लोग एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बना देंगे, हमारे पास तीसरा ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास क्या है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बना दे, एब्सोल्यूट होमोजेनिटी के साथ बना दे। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि रस्में अलग अलग होगी, जैसे हिंदू विवाह होगा तो हिंदू समुदाय के विवाह पूजा विधि से होगी, सप्तपदी से होगा, वरमाला डालेंगे। मुस्लिम है तो मुस्लिम में विवाह काजी कराएगा, आपका पर्दे के पीछे होंगे, कबूलनामा होगा, सब कुछ होगा। आप सिख समुदाय है तो वहाँ आनंद कारज के माध्यम से विवाह होगा। तो रस्में सेम रहेगी, लेकिन हाँ हम ये नियम बना देंगे कि भाई आप शादी के बाद रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी सबके लिए, शादी के बाद डाइवोर्स का नियम सबके लिए एक जैसा कर दिया जाएगा, सक्सेशन का नियम मान लीजिए एक जैसा कर दिया जाए, है ना। तो ये हुआ यूनिफॉर्म सिविल कोड में एब्सोल्यूट होमोजेनिटी कर देना। कुछ लोग कहते हैं कि यही हो, कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा ना हो। ऐसा ना होने का भी कई सारे कारण है, क्योंकि हमारा कंट्री किसी का जो यूनिटी फैक्टर है, हमारे कंट्री का यूनिटी फैक्टर धर्म, समुदाय, ये यूनिटी फैक्टर हमारे कंट्री में, हमारा बहुत वास्ट कंट्री, डाइवर्स कंट्री, लोकतंत्र भी हमारे देश में, और हमारा एक मल्टी कल्चरल नेशन है। जैसे आप एग्जांपल है फ्रांस का, जर्मनी का, तो उनसे आप नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि वहां एक लैंग्वेज के थ्रू, फ्रेंच बहुत छोटी कंट्री, लैंग्वेज के थ्रू सब यूनाइटेड है, फ्रेंच लैंग्वेज वाले, जर्मन लैंग्वेज वाले यूनाइटेड है, आप उनसे नहीं सीख सकते हैं। कंट्री ऐसे जो रिलीजन के नाम पे रिलीजियस कंट्री है, जैसे ईरान हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, मोरक्को हो गया, ट्यूनीशिया हो गया, यूएई हो गया, हम इनसे नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि हमारा कंट्री इन दोनों से अलग है। ना लैंग्वेज के नाम पे हमारा कंट्री बना हुआ है, ना हमारा कंट्री रिलीजन के नाम पे बना हुआ है। रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टी कल्चरल कंट्री है हम लोग, लैंग्वेज के नाम पे भी मल्टीलिंगुअल कंट्री है हम लोग। केरला में एक नायर कम्युनिटी है, नायर कम्युनिटी है, एक खासी कम्युनिटी है। इन सब में क्या है कि सक्सेशन जो होता है वो मदर टू डॉटर होता है। और अगर हम इंश्योर कर ले, दोनों ही केसेस में अगर हम ये इंश्योर कर ले कि कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, तो फिर हम इसे रख सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर भेदभाव नहीं हो रहा है तो यही इंश्योर करते हैं हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाते समय, है ना। एक फैक्टर ये हो गया। और हम जो बीजेपी है, बीजेपी का मैनिफेस्टो में यही साफ, शपथ पत्र में भी यही है कि सभी अच्छी परंपराओं का समावेश करते हुए हमें यूनिफॉर्म एक समान नागरिक संहिता लाना है। और देर से अभी तक हम लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ सुन रहे थे। अभी पहले समझते हैं ये लॉ दो तरीके के होते हैं, एक होता है पर्सनल लॉ, एक होता है लेक्स लोकाई। पर्सनल लॉ ये जो होता है ये एंशिएंट कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड होता है, दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एंशिएंट कल्चर। मतलब जो जिसका भी मुस्लिम हो, हिंदू हो, जो भी जिनका जो भी एंशिएंट कल्चर था उससे इन्फ्लुएंस्ड लॉ जो है उसे वो पर्सनल लॉ होता है मेनली। और एक लेक्स लोकाई होता है, एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब वो लॉ ऑफ द लैंड। और अब बेसिकली लैंड का मतलब होता है कंट्री से, लैंड का मतलब यहाँ पे एग्जांपल समझते। पर्सनल लॉ को समझने के लिए ये इन्फ्लुएंस्ड बाय एंशिएंट कल्चर होते हैं, ठीक है।
इसको समझने के लिए थोड़ा एंशिएंट टाइम पे जाते हैं हम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई एक ट्राइब है, ठीक है, ट्राइब है, तो ये ट्राइब में मान लेते हैं 500 लोग रह रहे हैं, 500 पीपल रह रहे हैं। इन सब का क्या है, रिलीजन सेम है, रहने का तौर तरीका, कल्चर वगैरह सब क्या है, सेम है, जिसके कारण क्या है इन लोग का लॉ भी सेम है, इनके सोशल नॉर्म्स वगैरह सब क्या है, सेम है। अभी इनको कोई डिफरेंसेस नहीं आया, सब कुछ समान समान ही चल रहा है, ठीक है। फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, आखेट से शुरू पशुपालन हुआ, पशुपालन से कृषि से गांव बना, फिर गांव कबीला बना, उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो शहरीकरण हुआ समाज का, फिर सर्विस सेक्टर वगैरह डेवलप हुआ, फिर ग्लोबलाइजेशन हुआ। इस स्टेज तक हम लोग पहुंच चुके हैं। एग्जांपल से समझते हैं, फिर एंशिएंट से हम लोग रिलेट करते हैं थोड़ा सा। दो ट्राइब है, एक ट्राइब इसको वन कहते हैं, एक मान लेते हैं ट्राइब 2 है, दो ट्राइब है। इन दोनों में कंडीशन अलग अलग है। क्या अलग अलग है कंडीशन, यहाँ पे एग्रीकल्चर ज्यादा होता है, यहाँ पे ऐसी कंडीशन है कि एग्रीकल्चर ज्यादा होता है, यहाँ पे एग्रीकल्चर कम होता है। यहाँ पे एग्रीकल्चर ज्यादा होता है, यहाँ पे अच्छे खासे बहुत सारे एनिमल्स भी, और यहाँ पे खाना वगैरह एग्रीकल्चर से मिल जाता है, तो एनिमल पे बहुत सम्मान है लोग। तो यहाँ पे एनिमल किलिंग क्या हो गया, बैन हो गया। एनिमल किलिंग यहाँ पे बैन है, मतलब यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन फूड हैबिट बैन है। जबकि यहाँ पे क्या है कि एग्रीकल्चर कम है, तो जो फूड का सोर्स है वो क्या है आपका, शिकार से लोग खाते हैं, एनिमल फूड सोर्स है, तो यहाँ पे एनिमल किलिंग अलाउड है, एनिमल किलिंग अलाउड है, मतलब नॉन वेजिटेरियन परमिटेड है, इनके फूड हैबिट में मांसाहारी होना परमिटेड है। जबकि ऐसा भी और ऊपर से कबीले का जो सरदार है वो ऐसा व्यवस्था कर रखा है कि जो सबसे ज्यादा एनिमल मारेगा उसको वो और इनाम देगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये अलाउड है। अब क्या हुआ, एग्रीकल्चर का सिस्टम है तो लैंड का जमीन का बहुत महत्व है। अब मान लीजिए तो और जमीन कम भी पड़ जाती है। जैसे एक परिवार है, एक परिवार में 2 भाई है, अभी 6 एकड़ जमीन था, फॉर एग्जांपल एक परिवार है जहाँ 6 एकड़ जमीन है, 2 भाई है, दोनों में बंटवारा हुआ 3-3 एकड़। अब फर्दर इनके जो बच्चे हुए उन दोनों में शादियां हुई, फिर जमीन बढ़ते गया। इससे क्या दिक्कत हुआ कि एग्रीकल्चर लैंड इस परिवार के पास जो 6 एकड़ था वो एग्रीकल्चर लैंड कमते गया। तो इसने एक लॉ पास कर दिया कि क्योंकि एग्रीकल्चर यहाँ पे मेन सोर्स एग्रीकल्चर है, तो इसने एक लॉ पास कर दिया कि ऑल ब्रदर्स के लिए एक ही वाइफ होंगी, ये सारे भाई के लिए एक ही वाइफ होगा, ऐसा लॉ पास कर दिया। जैसे हमारे कहानियों में है ना, हालांकि पौराणिक कथाओं में है पांडव का कहानी कि उसमें पांडव की एक ही वाइफ थी, द्रौपदी थी, ठीक है। अभी एक खास कम्युनिटी है देहरादून उत्तराखंड में, खुद को पांडवों का वंशज मानता है, वहां पे अभी वो इस सिस्टम को फॉलो करता है। हालांकि कम है सिस्टम, लेकिन ऑल ब्रदर्स के लिए एक ही वाइफ होती है, ठीक है, इन सिस्टम को फॉलो भी करता है। तो मान लीजिए यहाँ रूल बन गया कि ऑल ब्रदर्स की एक ही वाइफ होंगी, ठीक है। और इस ट्राइब में क्या केस हुआ कि वार होने के कारण क्या हुआ, मेल का डेथ हुआ, वार में मेल गए, मेल का बहुत सारा डेथ हुआ, बहुत मैसेकर हुआ, बिल्कुल डेथ हो गया। तो यहाँ पे मान लीजिए सेक्स रेशियो गड़बड़ हो गया और 800 मेल में 1000 फीमेल है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा रूल बन गया कि पॉलीगैमी अलाउड कर दिया गया, 1 मेल मोर देन 1 फीमेल से शादी कर सकता है, ठीक है, यहाँ पॉलीगैमी बन गया। ये दो ट्राइब्स के अलग अलग सिचुएशन के कारण अलग अलग रूल इन दोनों में है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक ब्रदर ऑल ब्रदर्स की एक ही वाइफ होगी और फीमेल से शादी कर सकती है, यहाँ पॉलीगैमी अलाउड हो गया। अब उस प्रोसेस में ग्लोबलाइजेशन तक जब हम लोग पहुंचे तो उस प्रोसेस तक जाते जाते क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल ट्राइब 1 का कोई बंदा यहाँ से यहाँ आया और ट्राइब 1 का यहाँ से यहाँ गया और ट्राइब 2 का यहाँ से यहाँ पे आया। जब ये यहाँ पे आया, यहाँ पे देखा एनिमल किलिंग बैन, नॉन वेज यहाँ पे खा ही नहीं सकता, यहाँ पे एनिमल को मारा इसने, फिर क्या हुआ, इसके ऊपर केस चलने लगा, सब कुछ इसे सजा मिलने लगी।
यहाँ पे आके देखा तो वहां देखा हुआ तो मल्टीपल फीमेल शादी एक मेल मोर देन वन फीमेल से शादी कर रहा था, यहाँ पे तो ऑल ब्रदर्स एक ही से शादी करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, चीजें कॉम्प्लिकेट होती गई, ऐसे ऐसे जैसे ग्लोबलाइजेशन में चीजें कॉम्प्लिकेट होती गई। तो धीरे धीरे हमें अपने पर्सनल लॉ में सारे धर्मों को अपने अपने पर्सनल लॉ में रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ी, ठीक है। समय समय पे रिफॉर्म्स भी हुआ, कहीं कहीं नहीं पे भी हुआ। तो ऐसे सिस्टम को जो फॉलो, अगर ये यहाँ पे आके ट्राइब 2 का यहाँ था और यहाँ पे इस लॉ को मानने लगता है कि हाँ वहां पे तो नॉन वेज अलाउड था लेकिन यहाँ नॉन वेज बैन था, तो इस लॉ को यहाँ मान लेगा, तो इसको कहते हैं कि ये लेक्स लोकाई सिस्टम को फॉलो कर रहा है, इस लॉ ऑफ द लैंड को फॉलो कर रहा है। इस जगह पे है तो यहाँ नॉनवेज ये नहीं खाएगा, इस जगह पे है वो इस सिस्टम से चलेगा, यहाँ पे और ब्रदर्स की एक ही वाइफ होंगी, ठीक है। और ये यहाँ पे गया, यहाँ पे जाने के बाद अगर वो इस सिस्टम को फॉलो करता है तो ये इसके लिए यहाँ पे लेक्स लोकाई सिस्टम को फॉलो कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ट्राइब 2 यहाँ पे, ट्राइब 2 क्या करता है, यहाँ आने के बाद बोलता है नहीं मेरे लिए तो एनिमल किलिंग अलाउड है, प्राउड का सब्जेक्ट है, ठीक है, और वो इस सिस्टम को फॉलो करता है, ये कहेंगे कि ये अपने पर्सनल लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये पर्सनल लॉ लेक्स लोकाई सिस्टम में दोनों का ये मतलब और यही दोनों हमेशा कॉन्ट्राडिक्ट करता है, इसे समझना। टाइप 1 और टाइप 2 की मदद से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि माइग्रेशन की वजह से, माइग्रेशन क्या रिजल्ट, हेटेरोजेनिसिटी आया, हेटेरोजेनिसिटी आया तो हमें यूनिफॉर्मिटी की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। यूनिफॉर्मिटी का प्रॉब्लम सामना करते हुए हमें पर्सनल लॉ नजर आया और उसका सॉल्यूशन हमें लेक्स लोकाई में दिखता है, ठीक है। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम क्या देखते हैं, हमें यूनाइट कौन करता है, हम बहुत ही मल्टीकल्चरल कंट्री, मल्टी रिलीजियस कंट्री है, धर्म हमें यूनाइट नहीं करता, हमें लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम भी मल्टीलिंगुअल स्टेट है, वो भी हमें यूनाइट नहीं करता। हमें यूनाइट कौन करता है, हमारा ट्रेन यूनाइट करता है, एक ट्रेन का पूरा सिस्टम, उससे हम लोग कंट्री में कहीं भी आ जा सकते हैं। फ्लाइट यूनाइट करता है, टेलीविजन यूनाइट करता है, हमें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनाइट करता है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन में हमें यूनिफॉर्म लॉज जो मिले वो यूनाइट करता है। तो हमारी कवायद क्या होती है, ज्यादा से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग यूनिफॉर्म करें, है ना, ये हमारी कवायद होती है। तो फाइनली हमारी कोशिश क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के मतलब से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि सांस्कृतिक वैविध्य जो है हमारा, सांस्कृतिक वैविध्य की रक्षा करते हुए, सांस्कृतिक वैविध्य का सम्मान करते हुए हमें समानताएं लानी, हमें यूनिफॉर्मिटी लाना है। उससे बेहतर ये है कि समानताएं लाना इसलिए कि सारा भेदभाव खत्म हो, ठीक है। सब देख लिया, यूनिफॉर्म कोड का मीनिंग, सिविल का मीनिंग, यूनिफॉर्म का मीनिंग देख लिया हम लोग। अगले सेगमेंट में हम लोग हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे और अगर वीडियो छोटा रहा तो हिंदू कोड बिल के बारे में बात करेंगे। आज का वीडियो में बस इतना ही। इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बटन दबाएं ताकि अगला वीडियो जब आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में यूनिफॉर्म सिविल कोड के हिस्ट्री के साथ।